अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको टॉपर्स वर्क चैनल पे नोट्स मिलने वाला है जागीरदारी क्राइसिस पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स आपके पेपर्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जागीरदारी सिस्टम क्या है एंड कहाँ तक ये कारण बना मुगल एम्पायर को कमज़ोर करने में। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जागीरदारी सिस्टम क्या है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, क्योंकि बहुत बार इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी आता है। मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन जब भी पूछेगा तो उसमें आपको ये लिखना होता है जागीरदारी सिस्टम। ठीक है, ये बताते हुए आपको बताना है कि किस तरह से मुगल एम्पायर में संकट आया, ये उसको कमज़ोर करा इसके क्राइसिस ने। सेकंड क्वेश्चन में आपसे सीधे पूछा गया है कि जागीरदारी क्राइसिस क्या है, और ये बताते हुए आपको ये भी बताना है कि मुगल एम्पायर को डिक्लाइन की ओर ये कैसे ले गया। तो एक तरह से हम देखें दोनों क्वेश्चन सेम है, आपको डिक्लाइन बताना है मुगल एम्पायर का कि ये किस तरह से रिस्पॉन्सिबल था। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पे आपका शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं कभी कभी। तो आज इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाला है, या फिर जागीरदारी क्राइसिस पे जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सब का नोट्स आज आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम चीज़ों को ऊपर ऊपर समझ लेते हैं। मुगल एम्पायर जैसे कि हमें पता है सेंट्रलाइज्ड था, है ना, केंद्रीकृत था। राजा सबसे ऊपर थे, और राजा की जो शक्ति थी वो इन कुलीन वर्ग यानी कि जो एरिस्टोक्रेसी के पास जो सैनिक होते थे ना, उस पर डिपेंडेंट रहते थे। यानी कि राजा को डिपेंडेंट रहना पड़ता था, है ना, सैनिकों के लिए। एंड अकबर ने, जैसा कि हम जानते हैं, मनसबदारी प्रथा शुरू करी थी। ठीक है, तो जो छोटे रैंक्स के मनसबदार थे उनको सैलरी में कैश में पेमेंट दी जाती थी, पर जो बड़े मनसबदार होते थे उन्हें ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था जिस पर वो टैक्स वसूल करते थे, और उसका कुछ हिस्सा वो राजा को दे देते थे, और बाकी बचे से वो अपना गुजारा करते थे। और सोल्जर्स और घोड़े जो वो अपने अंदर मेंटेन करते थे वो इसी पैसे से वो करते थे। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर राजा को वो मतलब दे देते थे। तो अकबर तक तो चीज़ें बिल्कुल ठीक रही, पर औरंगजेब का टाइम आते आते जागीरदार्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और तब शुरू हुई दिक्कत जागीर्स की, जिसे हम जागीरदारी क्राइसिस कहते हैं। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे हिस्ट्री की, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। इन शॉर्ट दिस चैनल इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर यू हिस्टोरियंस, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो अब हम कुछ हिस्टोरियंस के कोटेशंस देखते हैं। सतीश चंद्रा मनसबदारी एंड जागीरदारी को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, एंड देन वो कहते हैं नोबल्स को उनकी स्टेटस के आधार पर रैंक दी जाती थी, और इन रैंक्स को मनसब कहते थे, और जो इस पोस्ट पर होते थे उससे मनसबदार कहते थे। ठीक है, कुछ मनसबदार को कैश में पेमेंट मिलती थी, पर कुछ को तो जागीरें दी जाती थी, और वैसे मनसबदार को हम जागीरदार कहते हैं। यानी जिन्हें सैलरी मिल रही है कैश में, छोटे जो मनसबदार थे उन्हें हम जागीरदार नहीं कहेंगे। ठीक है, जिनको जागीरें मिलती थी जिन मनसबदार को, उन्हें जागीरदार कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, मुझे भी रहता था अपने कॉलेज के टाइम पर। तो अब जो पैसे जनरेट हुए इस पर्टिकुलर जागीर से, उससे वो अपने सैनिक और घोड़े तैयार करते थे। एंड सतीश चंद्रा कहते हैं यही मनसबदारी जो जागीरदारी जो सिस्टम था वो औरंगजेब के अंतिम सालों में औरंगजेब इसको अच्छे से मेंटेन करके नहीं रख पाया, और मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है या हो जाना शुरू हो जाता है। अब हम अथर अली देखते हैं। दोस्तों ये सब अपने एग्ज़ाम में आप ज़रूर लिखना, और इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट ज़रूर करना। तो अथर अली कहते हैं, अब वो अपनी बुक द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब में कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, जैसे डेक्कन का एनेक्सेशन, फिर मराठा जो कि डेक्कन के लोग थे उन्हें नोबिलिटी में मिला लेना, एंड जागीरों का कम पड़ जाना। ये सारे जो टॉपिक्स थे इनको अथर अली अपने बुक में लिखते हैं। अब एक्सपेंशन हुआ
ठीक है, डेक्कन वगैरह के एरिया में, तो वहाँ के लोगों को भी तो नोबिलिटी में जगह देनी पड़ेगी ना, उनको भी दी गई जगह, तो अब उन्हें भी जागीरें देनी पड़ेगी, नोबिलिटी बना रहे हैं तो। और सभी चाहेंगे कि उन्हें अच्छा फर्टाइल जागीर मिले, है ना, उपजाऊ ज़मीन मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाए। सो अब आपस में ही एक दूसरे से होने लगी टक्कर, है ना, मुकाबला करने लगे। इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि पूरा क्या बोले, खींचातानी चल रही है, ये ज़मीन मुझे चाहिए, ये अच्छी है, ये मुझे चाहिए। तो आपस में ही कंपटीशन होने लगा, जेलसी होने लगी, और इससे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ। तो अब हम देखते हैं नूरुल हसन को। तो नूरुल हसन के अकॉर्डिंग मुग़ल काल में जो एग्रीगेरियन रिलेशन था वो पिरामिडल था। पिरामिडल, आप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे, ट्रायंगल शेप का, है ना, उसको आप 3 डायमेंशन कर दीजिए ट्रायंगल को, तो वही पिरामिडल होगा। तो वो पिरामिडल था जिसमें पूरा जो भार था वो कल्टीवेटर्स पे आ जाता था, ठीक है। सबसे जो नीचे होते थे ना इस शेप में, वो कल्टीवेटर्स होते थे, तो पूरा भार कल्टीवेटर्स पे आ जाता था। और औरंगजेब के डेथ के साथ ही सिचुएशन और ज़्यादा बदतर हो जाती है। ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं नूरुल हसन, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, इन इन नोट्स पे आप पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं, पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, बस आप इनको छाप दो, है ना। सिंपल लैंग्वेज में कौन, तो आप बस इसको छाप दो अपने असाइनमेंट्स और अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। ये बहुत ही रिफाइंड है। अब हम देखते हैं जॉन एफ रिचार्ड। वो कहते हैं कि ये एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस था, ठीक है। जिस हिसाब से नोबिलिटी बढ़ रहे थे, उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। मतलब लैंड तो बढ़ गया, लेकिन उससे रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहा था। क्यों? क्योंकि जागीर में देने को ज़मीनें कम पड़ने लगी, है ना, लेकिन एक्सपेंड तो आप हमने किया, तो कम क्यों पड़ने लगा जागीर? इसलिए पड़ने लगा क्योंकि औरंगजेब जो है ना, उसने कुछ ज़मीनों को, एक्चुअली कुछ क्या, कुछ से ज़्यादा ही ज़मीनों को ना खालसा में कन्वर्ट कर दिया था। और खालसा लैंड वो लैंड होता है दोस्तों, जो कि राजा के अंडर रहता है, और उससे जो भी टैक्स जनरेट होगा ना खालसा लैंड से, वो सीधे एक सरकारी खजाने में जाएगा, वो किसी के जेब में नहीं जाएगा। तो आधा से अधिक, बहुत सारे लैंड्स को एक तरह से कह लो आप, आधा से अधिक लैंड को उसने खालसा में कन्वर्ट कर दिया। तो अब बाकी जो बढ़े जागीर्स, उनको क्या देंगे, इसलिए कमी पड़ गई। और इन पैसों से औरंगजेब मराठा और कर्नाटका के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने में लगाता था। सो इसलिए जॉन एफ रिचार्ड का कहना है कि ये क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटिव थी, ना कि जागीर की कमी थी, ठीक है। इसलिए इसे ये बेजागिरी कहते हैं, ठीक है। ज़मीनें तो थी, लेकिन खालसा में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो 1980 तक और भी नए नए रिसर्च हुए, उसके आधार पर सतीश चंद्र कहते हैं कि जागीरदारी क्राइसिस इसलिए नहीं हुआ कि नोबिलिटी बढ़ गई और जागीरें नहीं थी देने को, बल्कि ये क्राइसिस हुआ क्योंकि ये सिस्टम ही ढंग से काम नहीं कर रहा था, दैट इज़ नॉन फंक्शनैलिटी। और ये प्रॉब्लम जहांगीर और शाहजहाँ के टाइम से ही थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था, पर जब एक्सपेंशन गंगा और यमुना दोआब के बाहर हुआ, जहाँ लैंड्स फर्टाइल नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम और भी उभर के आने लगा। शाहजहाँ के लास्ट जो ईयर था, उसमें ही हमको जामा और हासिल में डिफरेंस दिखने लगा था। तो जामा आपको पता है फ्रेंड्स, जो रेवेन्यू हम एस्टिमेट करते हैं कि हाँ इस ज़मीन से ना मेरे को इतना टैक्स मिल सकता है, ऐसा हम आकलन करते हैं। अब फाइनली जो हमारे इन हैंड आता है, हाथ में जो आता है, वो उसको हम कहते हैं हासिल। तो जितना सोचा जा रहा था उसमें और जो मिल रहा था उसमें काफ़ी डिफरेंस शाहजहाँ के टाइम से ही दिखने लगा था। सो और अगर कोई मनसबदार, अगर अगर मान लीजिए उसको 1 साल के लिए मिला है कोई पर्टिकुलर जागीर, तो अगर उसको 12 महीने उसको टैक्स जनरेट करना है ना, हर महीने टैक्स वसूल करना है, तो 12 महीने की जगह टोटल वो 5 महीने का भी टैक्स वसूल लेना तो बहुत है, ठीक है। और डेक्कन में तो सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि अगर आप 3 महीने के बराबर भी टैक्स वसूल कर ले एक ईयर में, तो भाई साहब आप तो धन्य हैं। तो अब पैसे सही से मिल नहीं रहे, तो मनसबदार क्या करेगा? मनसबदार तो ऑब्वियसली उसके पास जो सोल्जर्स हैं, जो हाथी घोड़े हैं ना, जो सैनिक है, उनमें वो कटौती करेगा। अब उसमें कटौती होगी तो ऑब्वियसली अब क्या होगा, उसकी शक्ति कम हो जाएगी और उसका इन्फ्लुएंस भी कम हो जाएगा। मुझे लगता है दोस्तों आपको ये वीडियो और ये नोट्स बहुत ईजिली समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। एंड फ्रेंड्स, अगर आप हिस्ट्री से जुड़े हैं तो इस चैनल से भी जुड़ जाए, बिकॉज़ ये चैनल स्पेशली फोकस्ड है सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पर। तो अब हम एक कंक्लूज़न देखते हैं। सो कंक्लूज़न में हम देखते हैं कि इनिशियली जागीरदारी क्राइसिस को ही
जिम्मेदार समझा जाता है मुगल के डिक्लाइन का, जिसकी वजह से रीजनल पावर्स यानी कि जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी उसका उदय हुआ। सतीश चंद्र, जॉन ऑफ रिचार्ड, अथर अली, इन सभी बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से टटोला। पर 18th सेंचुरी आते आते तक जो चीज़ें पहले मेंटेन्ड थी अब वो डिस्टर्ब हो चुकी थी और आगे चलकर मुग़ल एम्पायर के पतन का कारण बनती है। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है जागीरदारी क्राइसिस, ये आप मुग़ल के डिक्लाइन में भी आप इसको लिख सकते हो, पूरा नहीं लेकिन आप एक पेज लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। एंड फ्रेंड्स, मैंने मॉडर्न वेस्ट, हिस्ट्री ऑफ यूरोप, चाइना एंड जापान, यूएसए, इन सब पर नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। तो आप प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक करें एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एंड नोट्स के साथ। थैंक यू।